हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 2 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं जी स्क्वायर के बारे में। तो भाई सबसे पहले तो आपको स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके क्या गुण हैं। देखो, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होती हैं, यानी कि समानांतर होती हैं। दोनों जो जोड़े हैं ऑपोजिट साइड्स के, हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, ये तो है इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। नाउ इसके अलावा अब आपको पता होना चाहिए मेंसुरेशन के अंदर कि भाई स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है, बिकॉज इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं, बिकॉज चारों साइड्स इक्वल हैं, और पेरीमीटर का मतलब होता है कि भाई आउटर बाउंड्री की लेंथ, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, साइड का 4 गुना, क्योंकि एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। क्लियर है? तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, यानी कि 4 इंटू ए। देन नेक्स्ट आपको इसके बारे में पता होना चाहिए कि भाई इसका एरिया क्या होता है। तो इसका एरिया होगा ए इंटू ए। क्लियर है? तो इसका एरिया हो जाएगा जी ए स्क्वायर। देन नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका जो डायगोनल है उसकी इसकी साइड के साथ क्या रिलेशन है। ये देखो, अगर मैं इन दो पॉइंट्स को जोड़ता हूँ और ये ट्रायंगल बनती है ए बी सी, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, स्क्वायर का जो विकर्ण है, वो इस एंगल को बराबर हिस्सों में बांटता है, इस एंगल को और इस एंगल को भी। और ये एंगल है 90-90 के, तो ये वाला एंगल भी 45 का हो गया, ये वाला एंगल भी 45 का हो गया है, ये वाला भी 45 का हो गया, ये वाला भी 45 का हो गया। अब आप देखिएगा ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी स्पेशल ट्रायंगल बन गई ना, 45 45 90 वाली। और 45 के सामने साइड का जो भी वैल्यू है, 90 के सामने क्या होएगा, 90 के सामने होएगा उसका √2 टाइम्स। ये हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी देख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का ही केस है ये। क्लियर है? तो ये जो डायगोनल है उस डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, उस डायगोनल की लेंथ हो जाएगी √2a। ठीक है, देखो डायगोनल इज इक्वल टू √2a, और फिर मैं लिख सकता हूँ कि a इज इक्वल टू डायगोनल बाई √2। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी आगे इक्वेशंस के अंदर स्क्वायर की साइड बताई जाए तो तुरंत आपके मुंह से डायगोनल की लेंथ निकल जानी चाहिए 8√2। अगर स्क्वायर की साइड 8 है तो डायगोनल 8√2 है, और अगर डायगोनल 10 है तो स्क्वायर की साइड क्या होगी, 10 डिवाइडेड बाई √2। तो साइड से डायगोनल निकालने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना, और डायगोनल पता हो साइड निकालनी है तो √2 से डिवाइड करना। तो इस केस में साइड क्या आ जाएगी, 5√2। क्लियर है? तो एक तो इस रिलेशन को आप फ्रीक्वेंटली यूज करने के लायक होने चाहिए जब भी ज़रूरत पड़े। और नेक्स्ट, ये जो साइड है इसको अगर मैं डायगोनल की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इसको अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करूँ एरिया की जगह, क्योंकि जो एरिया होता है वो होता है ए स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, और यहाँ पर अगर मैं ए की ये वाली वैल्यू रखूँ तो मुझे मिलता है ऊपर डी का स्क्वायर और नीचे √2 का स्क्वायर 2, यानी कि जो स्क्वायर का एरिया है वो ऐसे भी लिखा जा सकता है हाफ डी स्क्वायर। अगर आपको कोई डायगोनल की लेंथ दे दे तो आपको डायगोनल से फिर साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर क्या किया था कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और एक और फॉर्म में हमने उसे लिख लिया था हाइट का स्क्वायर बाई √3। ठीक है, ये याद करने में कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, इसके साथ इसको भी रिवाइज करते रहोगे। ठीक है, ऐसे ही इसको भी अगर ये डायरेक्ट हमें पता है तो क्या होगा, कई क्वेश्चंस के अंदर बड़ा स्टेप भी बच जाता है इसके कारण। ठीक है, डायरेक्ट दिख भी जाता है हमें। तो जो स्क्वायर का एरिया है उसको हम इन दो फॉर्म में लिख सकते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। देन नेक्स्ट हमें इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, एक ये चीज़ भी मैं लिख देता हूँ, डायगोनल इज इक्वल टू √2a और a इज इक्वल टू डायगोनल बाई √2। देन नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए कि आगे जो भी हम फिगर्स करने वाले हैं ना, जैसे उनके अंदर एक तो स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक रोम्बस है, ठीक है, समचतुर्भुज, और एक अपना पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इन चारों फिगर्स के डायगोनल्स और साइड्स के बीच में एक रिलेशन होती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो चारों फिगर हैं इनके साइड्स के बारे में तो आपको इन्फॉर्मेशन होती ही है कि भाई साइड्स के साथ क्या है। ये जो चारों फिगर हैं इनके साइड्स के बारे में तो आपको पता है कि भाई ऑपोजिट वाली साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल की ये जो साइड होती हैं परपेंडिकुलर होती हैं, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट वाली इक्वल होती हैं लेकिन परपेंडिकुलर नहीं होती, रोम्बस में चारों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, और स्क्वायर में चारों साइड्स बराबर भी होती हैं और परपेंडिकुलर भी होती हैं।
तो साइड्स के बारे में हमें नॉलेज है। अगर हमें साइड्स के बारे में नॉलेज है तो हम डायगोनल के बारे में भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर किसी भी फिगर के अंदर, इन चारों की मैं बात कर रहा हूँ, अगर साइड्स इक्वल हैं तो डायगोनल जो है वो पक्का परपेंडिकुलर होंगे। साइड्स, सारी साइड्स की मैं बात कर रहा हूँ, ऑपोजिट नहीं, सारी साइड्स। तो देखो, सारी साइड्स किसके अंदर इक्वल हैं? स्क्वायर के अंदर सारी साइड्स इक्वल है ना, तो स्क्वायर के जो डायगोनल हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। क्लियर है? परपेंडिकुलर होते हैं और बाइसेक्ट तो करते ही है। ये जो चारों फिगर है, इन चारों फिगर्स के जो डायगोनल है वो एक दूसरे को आधे आधे में तो काटते ही हैं चारों फिगर्स में। क्लियर है? तो बाइसेक्ट के बारे में आपको कोई शंका नहीं होनी चाहिए इन चारों फिगर्स में। बस हमें कभी कभी ये नहीं पता होता कि भी परपेंडिकुलर है कि नहीं। तो जिस भी फिगर की सारी साइड्स इक्वल है, तो कौन सी दो फिगर्स है जिनकी सारी साइड इक्वल है? स्क्वायर और रोम्बस। तो यहाँ पर 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर और रोम्बस के अंदर। और अगर साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो डायगोनल्स इक्वल होंगे। तो कभी कभी ये भी है कि भाई कुछ फिगर्स के डायगोनल इक्वल होते हैं, कुछ के छोटे बड़े होते हैं। तो ये देखो, जब आप रोम्बस में देखोगे तो एक डायगोनल बड़ा है एक छोटा है, तो और पैरेललोग्राम के अंदर भी एक डायगोनल बड़ा है एक छोटा है। तो क्योंकि इनकी जो ये एडजेसेंट साइड्स हैं परपेंडिकुलर नहीं है ना। अगर साइड्स परपेंडिकुलर हैं तो डायगोनल इक्वल हैं। तो देखो, रेक्टेंगल के अंदर साइड्स इक्वल हैं, यानी कि डायगोनल की जो लेंथ है ना वो इक्वल है। और बाइसेक्ट तो करेंगे ही करेंगे इन चारों फिगर में हर एक में। और स्क्वायर के चारों एंगल, चारों साइड परपेंडिकुलर हैं, एडजेसेंट। हाँ, तो स्क्वायर के डायगोनल है ना मेरे भाई, देखो परपेंडिकुलर भी होंगे और लेंथ में इक्वल भी होंगे स्क्वायर के, क्योंकि साइड इक्वल भी हैं स्क्वायर की और परपेंडिकुलर भी हैं सारी। तो ये रिलेशन आप लिख लो अभी अपनी नोटबुक के ऊपर इन चारों फिगर्स के लिए, बस आपको ये परमानेंटली याद हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक अपना थोड़ा सा माइंड वार्म अप करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन निकालो जरा एक बार। द डिफरेंस ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर ड्रॉन ऑन टू लाइन सेगमेंट ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो भाई दो लाइन सेगमेंट हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनके ऊपर हमने स्क्वायर बनाए और एग्जामिनर ये बोल रहा है कि इनके एरिया के बीच में जो फर्क आया वो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ग्रेटर लाइन सेगमेंट इफ वन इज लॉन्गर देन द अदर बाई 2 सेंटीमीटर। अगर एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर बड़ी है तो लंबी वाले लाइन सेगमेंट की लेंथ बताओ। तो यार ये तो उसने ऑप्शन दे रखे हैं, तो सिंपल सी बात है। मान लो मैंने ऑप्शन 1 को आंसर मान लिया, तो लंबी वाली लाइन सेगमेंट 7 है तो छोटे वाली 5 होगी, क्योंकि 2 का फर्क है। और उसने क्या बताया है, दोनों स्क्वायर के एरिया के बीच में 32 का फर्क है। ठीक है, एक लंबी वाली पर बनाया गया है, एक छोटी वाली पर। तो इस जो 7 सेंटीमीटर वाली पर बनाया गया है उसका एरिया 49 होगा, और जो 5 वाली पर बनाया गया है उसका एरिया क्या होएगा, 25 होएगा। तो दोनों के एरिया में कितने का फर्क है, 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 24। लेकिन एग्जामिनर क्या बोल रहा है, 32 का फर्क होना चाहिए। तो ये अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं। अगर बड़ी वाली 9 है, तो अगर बड़ी वाली 9 है तो देखो, बड़ी वाली 9 होएगी तो छोटी वाली 7 होएगी। तो 7 का हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, उसे रब मत करो। ठीक है, तो बड़ी वाली 9 होएगी तो एरिया हो जाएगा 81। ठीक है, 9 का स्क्वायर। तो छोटी वाली 7 हो जाएगी और एरिया हो जाएगा 49। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में 32 का डिफरेंस आया, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 2। क्लियर है, बिल्कुल बेसिक सी बात है। या फिर आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो देखो, बड़ी वाली साइड हमने a+2 मान ली और छोटी वाली साइड हमने मान ली जी a। तो सिंपल सी बात है, दो नंबर हैं उनके स्क्वायर्स के बीच में 32 का फर्क है। एक a+2 है और एक a है, उनके स्क्वायर्स के बीच में 32 का फर्क है। ऐसे आप इसको निकाल सकते हो। इट इम्प्लाइज दैट a² + 4 + 4a - a² = 32, यानी कि a² से a² गया और 4a = जब ये 4 इस साइड आएगा तो भाई 32 में से 4 गया 28, और a की वैल्यू आ जाएगी 7, और भाग के ये मत टिक कर देना फिर। क्लियर है, क्योंकि हमने a की वैल्यू निकाली है और एग्जामिनर ने a+2 की वैल्यू पूछी है, दैट इज ऑप्शन 2। अब ये बताओ जरा एक बार, द पेरीमीटर्स ऑफ 5 स्क्वायर्स आर दीज। 5 स्क्वायर हैं जिनके पेरीमीटर ये है। ठीक है भाई, द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, तो हमारे पास 5 स्क्वायर हैं। ठीक है, ये अब ये बोल रहा है द पेरीमीटर ऑफ अनदर स्क्वायर, मतलब कि एक और स्क्वायर है।
इक्वल इन एरिया टू द सम ऑफ एरिया ऑफ दीज स्क्वायर्स। क्या बोल रहे हैं, हमारे पास एक और स्क्वायर है जिसका एरिया जो है इन सारे स्क्वायर्स के एरिया के सम के बराबर है। जब आप इन सारे स्क्वायर्स का एरिया जोड़ दोगे तो इसका एरिया आता है। तो इसका पेरीमीटर बताओ, मतलब हमें एरिया इक्वेट करना पड़ेगा, इन सारे स्क्वायर्स का एरिया निकालना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा, फिर हमें पता चलेगा जो बड़े वाला स्क्वायर है उसका एरिया। ठीक है, तो चलो एरिया कैसे निकालते हैं। अगर हमें साइड का पता है तो साइड का स्क्वायर, तो पहले वाले स्क्वायर का जो पेरीमीटर है वो 24 है, तो साइड क्या होगी, तो पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, तो भाई साइड क्या होगी, इसको 4 से डिवाइड करो 6। अगर साइड 6 है तो पहले वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, 36। दूसरे वाले स्क्वायर की साइड जो पेरीमीटर 32 है तो साइड क्या हो जाएगी, 4 8 32 8। तो भाई इसका एरिया कितना हो जाएगा, 64। मैं इन सब के एरिया जोड़ रहा हूँ ताकि मेरे को जो बड़े वाला स्क्वायर है, अगर मान लो उसकी साइड ए है तो उसका एरिया मिल जाएगा मुझे ए स्क्वायर। जो सबसे बड़े वाला स्क्वायर है मैंने उसकी साइड को ए मान लिया तो उसका एरिया मुझे मिल जाएगा, क्योंकि उसका एरिया बाकी सारे स्क्वायर के एरिया के सम के बराबर है। तो अब देखो यहाँ पर पेरीमीटर इसका 40 है तो साइड कितनी होगी, 10। तो भाई एरिया हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100। यहाँ पर पेरीमीटर 76 है तो 4 से डिवाइड करो, साइड कितनी हो गई 19। तो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361। आपको ये सारे याद होने चाहिए। यहाँ पर पेरीमीटर 80 है तो साइड हो जाएगी 20, तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा जी 400। तो इन सारे को जोड़ते हैं एक बार, तो 36 और 64 100, 400 और 100 500, तो 500 और 100 600, 600 प्लस 361 यानी कि 961। तो 961 इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 31 का स्क्वायर होता है 961। क्लियर है भाई, 31 का स्क्वायर होता है, तो ए की वैल्यू आ गई 31। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा था, एग्जामिनर ने पूछा था कि ये जो अपना बड़े वाला स्क्वायर है इसका पेरीमीटर बताओ। तो इसकी साइड तो हमें मिल गई 31, तो पेरीमीटर क्या होएगा, इंटू 4 यानी कि 124। सो द आंसर इज ऑप्शन 3। ठीक है, तो चलो भाई एक बार ये करो जरा, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द गिवन फिगर ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। तो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, हमने इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो भाई स्क्वायर की साइड की लेंथ कितनी है, 16 है, तो स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं, यानी कि ये जो बची हुई साइड है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 10। यहाँ पर ये जो बची हुई साइड है, क्योंकि भाई सारी साइड 16 होंगी, ये हो जाएगी जी 8, और यहाँ पर ये जो बची हुई साइड है ये हो जाएगी जी 6। तो ऐसे हम ये सारी बची हुई साइड्स निकाल सकते हैं। तो हमें इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो भाई देखो इसका तो हम निकाल नहीं पाएंगे, हम जो अनशेडेड है इसका ज़रूर निकाल सकते हैं। इसका कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली। और राइट एंगल ट्रायंगल का हमें बेस भी पता है, हाइट भी पता है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 10 इंटू 16 यानी कि 80। ठीक है, 80, 160/2 80। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 6 इंटू 8। तो ये कितना हो गया जी 24। और इसलिए अब मैं बार बार हाफ नहीं लिखूंगा, आपको पता ही है हाफ करना है, तो 8 6 48, 48 का आधा 24, ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो भाई हमें क्या मिल गया, हमें इस शेडिड रीजन के अलावा बाकी जो 3 पोर्शन थे उनका एरिया मिल गया अनशेडिड का। और अब आप टोटल स्क्वायर का एरिया बता सकते हो कि पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है। तो भाई स्क्वायर की साइड जो है वो 16 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर यानी कि 256। और जो अनशेडिड रीजन है उनके एरिया का सम, बस उनका एरिया घटा देंगे, ये वाला आ जाएगा। तो 24 और 24 48, 48 और 80 128। तो 256 में से 128 घटाएंगे तो 128 आ जाएगा, यानी कि अपना आंसर क्या होएगा, इस शेडेड पोर्शन का एरिया हो जाएगा 128, ऑप्शन ए। ठीक है, PQRS इज ए स्क्वायर हुज साइड इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, 2017 में इसका क्वेश्चन है। बाय ज्वाइनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस ऑफ PQRS। तो भाई PQRS के ऑपोजिट वर्टिसेस जोड़ने पर, तो सबसे पहले हम एक बार फिगर बना लें। ठीक है भाई, इसकी जो लेंथ है वो 20 है, साइड की लेंथ। तो जब हम ऑपोजिट वर्टिसेस को जोड़ते हैं तो, अरे भाई, तो
व्हाट इज द सम ऑफ द पेरीमीटर्स ऑफ द 4 ट्रायंगल्स। तो हमारे पास 4 ट्रायंगल्स बनी है, एक तो ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3, ट्रायंगल नंबर 4। तो एग्जामिनर बोल रहा है इन चारों के पेरीमीटर का सम। तो एक मेरे को बात बताओ, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर चारों तरफ से सिमेट्रिकल फिगर होती है? जी हाँ होती है, ठीक है। और जब आप स्क्वायर को ऐसे डिवाइड करोगे तो ये जो चारों ट्रायंगल बनेगी ये चारों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट बनेंगी, बिल्कुल सिमेट्रिकल बनेंगी। स्क्वायर सिमेट्रिकल फिगर है, ठीक है। तो अगर जो चीज़ वो चारों ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, अगर मैं सिर्फ एक ट्रायंगल के बारे में बता दूं और फिर उसको 4 गुना कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों ट्रायंगल बराबर हैं। तो निकाल लेते हैं एक ट्रायंगल के बारे में। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि भाई इन 4 फिगर्स के बारे में कि अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, अगर चारों साइड्स इक्वल हैं तो जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे? परपेंडिकुलर, है ना। तो स्क्वायर के जो डायगोनल क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल बनेगी ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी ये, ठीक है। और ये जो पी ओ और ओ क्यू ये भी बराबर होगा। ये बराबर क्यों होगा? क्योंकि स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं, देखना आप ध्यान से, स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर पार्ट्स में बांटते हैं। तो ये चारों पार्ट्स बराबर होते हैं डायगोनल के, सिमेट्रिकल कॉन्ग्रुएंट चीजें बनी है ना यहाँ पर। तो अब देखो ये जो ट्रायंगल 1 है ये कौन सा केस बना है? स्क्वायर का ये वाला एंगल 90 होता है और डायगोनल इस एंगल को 45-45 आधे आधे हिस्सों में बांटता है। तो 45-45-90 वाला केस बना है ना, क्लियर है। और 90 डिग्री के सामने अगर 20 है तो यहाँ पर क्या होएगा? 20/√2 ये वाली साइड, ये 1/√2 ये इनका रेशियो होता है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, स्पेशल ट्रायंगल, ठीक है। तो इस वाली साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी? इस वाली साइड की लेंथ हो जाएगी 10√2, इस वाली साइड की लेंथ हो जाएगी 10√2। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 20 + 10√2 + 10√2 यानी कि 20 + 20√2। ये तो एक ट्रायंगल का है और ऐसी ऐसी 4 ट्रायंगल हैं तो इंटू 4 यानी कि 80 + 80√2 यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। क्लियर है। तो बिल्कुल मतलब वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, ये आप इजीली कर सकते थे। एक ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल कर इंटू 4 कर सकते थे, हैं। यहाँ पर समझा मैं इस तरीके से रहा हूँ कई बार कि बेसिक चीज़ों को भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कई बार, ताकि भाई किसी को डाउट ना रहे। अब देखो इसको एक और तरीके से मैंने सबसे पहले देख के इसको कैसे किया था, मेरे दिमाग में ये आया था। देखो मतलब ये जो अभी मैंने आपको बताया ये सबसे सिंपल तरीका है। हमेशा कई बार क्या होता है सबसे पहले सिंपल नहीं आता। मेरे दिमाग में ये आया था कि सबसे पहले उसने इन सब का सम निकाला, फिर उसने इन सब का सम निकाला। मतलब ये डायग्राम बना के नहीं पता चला, वैसे ही पता लग जाता है। फिर उसने इन सब का सम निकाला, फिर उसने इन सब का सम निकाला। या फिर डायग्राम बनाने में देरी कितनी लगती है? तो देखो उसने सारी साइड्स को एक एक बार जोड़ दिया जब तीनों का पेरीमीटर जोड़ा, लेकिन डायगोनल्स को 2-2 बार जोड़ा। जब इस ट्रायंगल को जोड़ा तो भी इस डायगोनल को जोड़ा, जब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर लिया तो भी इस डायगोनल को जोड़ा। तो डायगोनल की लेंथ को 2-2 बार कंसिडर कर लिया। तो सिंपली करना क्या है? साइड्स की लेंथ जोड़नी है। तो साइड है 20 एक, तो चारों साइड्स की लेंथ क्या है? 80। और एक डायगोनल की लेंथ क्या है? एक डायगोनल की लेंथ है 20√2। तो दो डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी? 40√2। लेकिन उसने हर एक डायगोनल को 2-2 बार जोड़ लिया तो 80√2। तो 80 + 80√2 उस वे में। क्लियर है। इसको मैं सिंपल वे में फिर से बताऊं। देखो अगर कभी कभी क्या होता है डाउट रह जाता है, देखो भाई जरा, अब हम क्या करेंगे? देखो चारों ट्रायंगल्स में जब इस ट्रायंगल के पेरीमीटर को, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप स्किप कर दो इसे। जब इस ट्रायंगल के पेरीमीटर को हमने जोड़ा तो इन सारी चीज़ों की लेंथ हमने मेजर कर ली। और जब हमने इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का, जब इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाला तो ये वोयलेट लाइन, देन जब हमने इस ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाला, ये देखो, तो इन सारी साइड्स की लेंथ को कंसीडर किया। और जब हमने, अब यहाँ पर और कौन सा कलर बच गया भाई? ये वाला। जब हमने इस ट्रायंगल के पेरीमीटर को निकाला तो इन साइड्स की लेंथ को ऐड किया। तो अब देखो जो साइड्स हैं ना, ये जो साइड्स हैं, इन साइड्स को जब हमने इन सब के पेरीमीटर को जोड़ा सिर्फ एक एक बार जोड़ा गया है। लेकिन ये जो डायगोनल है इस प्रोसेस में हर डायगोनल 2 बार उसने जोड़ दिया।
तो यानी कि ये जो पूरा डायगोनल है इसकी लेंथ 2 बार ले ली, डायगोनल का आधा हिस्सा 2 बार ले लिया, तो पूरा डायगोनल भी 2 बार ले लिया। ये देखो हर डायगोनल का हर एक पोर्शन 2 बार लिया है, तो ये वाला डायगोनल भी 2 बार ले लिया। तो अब मैंने क्या किया कि एग्जामिनर ने क्या किया है, एग्जामिनर ने सारी साइड्स को एक एक बार जोड़ा है, तो 80 प्लस इस डायगोनल की लेंथ है 20√2, क्योंकि साइड 20 है तो डायगोनल 20√2 होता है। इस डायगोनल की लेंथ है 20√2, तो दोनों डायगोनल का सम 40√2, लेकिन उसने दोनों डायगोनल को 2 बार लिया है तो 80√2। और वैसे ये जो तरीका है जो मैं अभी बता रहा हूँ ये कोई शानदार तरीका नहीं है, इससे बिना वजह से इंप्रेस मत होना, जस्ट मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ। अदरवाइज करने का बेस्ट तरीका क्या है जो आपको पहले बताया था, ठीक है, और वैसे ही आपको स्ट्राइक करना चाहिए। देन ये वाला निकालो एक बार, ABCD इज ए स्क्वायर। सोचना, इसको मेरा सॉल्यूशन मत देखना, थोड़ा सा ट्राई करके खुद निकालना, इसको डिफिकल्ट भी नहीं है ये ऐसा। ABCD इज ए स्क्वायर, E इज ए पॉइंट ऑन AB सच दैट BE इज 17, ताकि ये जो BE की लेंथ है ये 17 है, ठीक है भाई। द एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, यानी कि इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है 84, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना है, तो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर की साइड निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया क्या होएगा, इसका एरिया होएगा, मान लो ये बेस है और ये हाइट है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल होएगी स्क्वायर के अंदर बनी है, तो इसका एरिया होएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि होएगा 84। तो बेस इंटू हाइट क्या होएगा, इस 2 को उस साइड भेज दो, तो 2 को इस साइड भेजोगे तो ये हो जाएगा 168, तो बेस इंटू हाइट हो गया 168। अब आपने क्या करना है पता है, बेस इंटू हाइट, ये जो 2 साइड्स हैं, ये साइड और ये साइड, इन दोनों का प्रोडक्ट 168 है। 168 को इस तरीके से तोड़ना है, इस तरीके से तोड़ना है ताकि ये वाली साइड और ये वाली साइड ये दोनों बराबर आए, क्योंकि एक स्क्वायर है और स्क्वायर की सारी साइड बराबर होती हैं। तो 168 देखते ही मेरे दिमाग में तो आ रहा है 21 का पहाड़ा, 21 8 168 होता है, आपको 25 तक पहाड़े आने चाहिए। तो अगर ये इसको मैं 21 इंटू 8 तोड़ता हूँ और ये 21 हो जाता है, ये 8, तो ये वाली साइड तो स्क्वायर की हो गई 21, और ये वाली कितनी होगी, ये वाली हो गई 25। अपना हिट एंड ट्रायल फेल हो गया भाई। तो चलो भाई अब फिर से तोड़ते हैं, तो किसी और चीज़ का पहाड़ा आ रहा है क्या, 24 7 भी तो 168 होता है। तो भाई अगर ये वाली साइड 24 हो जाए और ये 7 हो जाए तो देखो लग गई लॉटरी, 17 और 7 24 और 24। स्क्वायर का एरिया बताना है, स्क्वायर की साइड मिल गई 24, तो एरिया क्या हो जाएगा 576। आंसर इज ऑप्शन डी। तो सबसे बेस्ट तरीका तो एक तो ये है, अदरवाइज अगर आपको कन्वेंशनल वे से जाना है कि भाई उस तरीके से मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे भी कर सकते हैं, अदरवाइज उससे हमने करना नहीं है ना, ऐसे ऐसे तरीके नहीं फॉलो करने हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो देखो मान लो आपने बेस और हाइट इन दोनों का प्रोडक्ट 168 है, इस वाली साइड का और इस वाली साइड का, तो इस साइड को आप मान लो स्क्वायर की साइड ए, ठीक है, ये स्क्वायर की साइड है ना ए, और ये वाली साइड भी स्क्वायर की साइड है, जी हाँ, तो ये भी ए होएगी। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस 17, क्योंकि ये 17 है। तो आप ऐसे करोगे a इंटू ए माइनस 17 इज इक्वल टू 168, और फिर उसके बाद आप इसकी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, ठीक है, अदरवाइज हमने उसी तरीके से करना है। इफ द लेंथ ऑफ, और हाँ इस क्वेश्चन की क्वाड्रेटिक के अंदर भी सॉल्व करोगे तो ऑप्शंस का यूज कर सकते हो कि जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उससे साइड निकाल के, अदरवाइज उसी वे से करो। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल AC ऑफ ए स्क्वायर ABCD, तो कोई स्क्वायर है उसके डायगोनल की लेंथ इतनी है, देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो भाई स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डी स्क्वायर, बताया था ना फॉर्मूला, उसी को चेक कर रहा था मैं इस क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो एरिया क्या होएगा, हाफ इंटू डायगोनल क्या है 5.2 इंटू 5.2, तो भाई 52 का स्क्वायर क्या होता है, 50 के आसपास वाले मैंने स्क्वायर बताए थे ना कि अगर 50 से 2 बड़ा है, 50 से 2 बड़ा है तो 2 का स्क्वायर 0 4 2 प्लेसेस तक, और जितना भी बड़ा है उतना ही 25 में जोड़ दो, तो 2704 27.04 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई 13.52, यानी कि आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है। ये ट्राई करो जरा एक बार। ए स्क्वायर गार्डन हैज 2 रोड्स पासिंग थ्रू इट्स मिडल, बोथ पैरेलल टू इट्स साइड, दोनों इसकी साइड्स के पैरेलल हैं। Each side of square is 40 meter in length and the width of the roads is 10 meter.
फाइंड द कॉस्ट ऑफ, हमने किसी चीज़ की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसका रेट देखना पड़ेगा कि भाई किस रेट से वो चीज़ होती है। तो उसका रेट क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रासिंग द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹20 पर मीटर। अगर 1 मीटर गार्डन में ग्रास लगानी है तो 20 रुपये लगते हैं। तो हमें देखना पड़ेगा भाई 1 मीटर गार्डन में ग्रास लगाने के 20 रुपये लग रहे हैं, 20 रुपीज़ पर मीटर, कि भाई कितने मीटर गार्डन में घास लगानी है। क्लियर है। तो चलो सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं अपना। स्क्वायर गार्डन है, जी हाँ, और रोड्स इसके बीच से पास हो रहे हैं, इसकी साइड्स के पैरेलल हैं, यानी कि ऐसे होंगे। क्लियर है। और रोड्स की जो विड्थ है वो कितनी है, रोड्स की विड्थ है 10 मीटर। क्लियर है। तो रोड की विड्थ 10 मीटर और स्क्वायर की साइड 40 मीटर। तो एक बार मैं आपको इसे कन्वेंशनल वे से बता दूं कि हम ऐसे भी देख सकते हैं चीज़ों को, फिर काफ़ी छोटे वे से मैं आपको इसे बताऊंगा, ठीक है। तो ये देखो स्क्वायर की साइड 40 मीटर है, रोड की विड्थ 10 मीटर है। तो यहाँ पर आप रोड का एरिया निकाल सकते हो सीधा देखते ही, 40 × 10, तो इस पूरे रोड का एरिया आ जाएगा, है ना, 40 × 10, यानी कि इस रोड का एरिया कितना है 400। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 40 इसकी विड्थ है, 40 इसकी लेंथ है, 10 इसकी चौड़ाई है। और अब ये जो दूसरा रोड है, ये जो दूसरा रोड है, जब आप इसका एरिया निकालोगे, अरे ये ग्रीन कलर तो दिख ही नहीं रहा, रुको एक बार। जब इस आप दूसरे रोड का एरिया निकालोगे और आप इसको ऐड करोगे कि भाई इसकी जो लेंथ है वो 40 है और इसकी भी विड्थ 10 है, तो 40 × 10 400। तो उस केस में होएगा क्या, रोड्स का एरिया, ये जो बीच में ये जो सिस्टम बना है ना, ये जो बीच में कॉमन एरिया बन रहा है, ये 2 बार काउंट हो जाएगा, एक बार ऐसे करते हुए, एक बार ऐसे करते हुए। तो आपको एक बार ये चीज़ घटानी पड़ेगी, आपको एक बार ये चीज़ घटानी पड़ेगी। तो इसकी विड्थ 10 और 10, ये एक छोटा सा स्क्वायर बन रहा है, तो यानी कि 100 आपको घटाना पड़ेगा। इसको रोड्स का जो एरिया निकालते हुए आपने इस पोर्शन को 2 बार ले लिया, एक्स्ट्रा ले लिया एक बार, तो एक बार जो एक्स्ट्रा ले लिया, सिर्फ एक बार ही लेना था, एक बार इस रोड में ले लिया, एक बार इस रोड में ले लिया, तो एक बार घटा दो। तो 400 और 400 800 में से एक गए 700, तो 700 मीटर स्क्वायर एरिया है रोड का। तो रोड्स का एरिया आ गया, लेकिन हमें तो रोड का एरिया निकालना नहीं था, घास तो लगेगी यहाँ पर। तो क्या करना पड़ेगा, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना है, स्क्वायर की साइड है 40, तो पूरे स्क्वायर का, पूरे गार्डन का एरिया है 1600, उसमें से रोड का एरिया है 700, तो 16 में से 700 गए 900। ये जो बाकी के 4 पोर्शन बचे हैं ना, इनका एरिया है मिलाकर कुल 900 मीटर स्क्वायर। और 1 मीटर स्क्वायर के 20 रुपये लगते हैं घास लगाने के, तो 900 मीटर स्क्वायर के कितने रुपए लगेंगे, 900 × 20, यानी कि भाई साहब 18,000 रुपये खर्चा आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो एक तो ये तरीका है, अदरवाइज दूसरा क्या तरीका है वो भी मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, वो भी आपको पता होना चाहिए कि, और एक्चुअल में हम इस तरह के क्वेश्चंस को वैसे ही करने वाले हैं। देखो ये जो 4 पोर्शंस हैं जिनके अंदर हम घास लगा रहे हैं, यहाँ पर हमने इन पोर्शंस को अलग अलग करके रखा हुआ है। ऐसा कोई काम कर सकते हैं कि इन सारे पोर्शंस को एक ही जगह इकट्ठा कर दें। देखो अगर मैं इस रोड को ऐसे सरका दूं, रोड को जस्ट मैंने सरका दिया, रोड ने इस गार्डन के अंदर जितना एरिया घेर रखा है अभी भी उतना ही घेर रखा है, तो एरिया के अंदर कोई चेंज नहीं है। अगर मैं इस रोड को गार्डन से बाहर निकाल देता तो गड़बड़ हो जाती, गार्डन के अंदर ही रखा है। और ये जो रोड है, इस रोड को मैं नीचे सरका दूं, इसको भी मैं स्क्वायर से बाहर नहीं निकाल रहा, बस उतने ही एरिया को मैंने अलग जगह पर सरका दिया। तो यहाँ पर तब आप देखोगे कि जो घास वाला एरिया है वो इकट्ठा हो गया। अब आपने सिर्फ क्या करना है, देखो पूरे स्क्वायर की जो साइड है वो है जी 40 मीटर, और इस रोड की जो विड्थ है वो है 10 मीटर। तो यहाँ पर घास वाले मैदान की जो साइड है वो कितनी बच गई, 30, और ऐसे ही यहाँ पर उसकी लेंथ जो है वो बच गई 30। तो भाई इसका एरिया कितना हो गया, 900। देखो इतनी मशक्कत के बाद आया था, और आपने ये डायग्राम बनाना नहीं है, एग्जाम में ऐसे एनिमेशन थोड़ी करोगे, दिमाग में चलेगी, मतलब एग्जाम में ऐसे बना के नहीं सरकाना है। आगे से ऐसा क्वेश्चन आए तो आपकी इमेजिनेशन इसी चीज़ के लिए है। तो घास के मैदान का एरिया 900 आ गया और उसका रेट है 20, तो 900 × 20 कुल मिलाकर 18,000 खर्चा आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा जरा। ग्रेवलिंग द रोड्स एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर स्क्वायर, कि रोड को ग्रेवल करना है, रोड के ऊपर बजरी डालनी है। तो देखो अगर रोड के ऊपर खर्चा हो रहा है तो हमें रोड का एरिया निकालना पड़ेगा। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, देखो पूरे
स्क्वायर का एरिया कितना होगा, स्क्वायर की साइड है 40 तो पूरे स्क्वायर का एरिया होएगा 1600, 40 इंटू 40 1600। और गार्डन का एरिया हम अपनी इमेजिनेशन से निकाल सकते हैं इजीली 900, तो 1600 में से 900 गए 700, ठीक है। तो 700 मीटर स्क्वायर एरिया है रोड का, और 1 मीटर स्क्वायर में बजरी बिछाने के 25 रुपये लगते हैं। 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लगते हैं, 25। तो 700 मीटर स्क्वायर में बजरी बिछाने के कितने रुपए लगेंगे, 17,500। 15 7 175, तो 17,500। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन 1। समझ में आ गई बात। तो भाई नेक्स्ट जो हम कंसेप्ट करने वाले हैं वो है रेशियोज बिटवीन टू स्क्वायर्स। इसका मतलब क्या है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, इससे भी डिफिकल्ट कंसेप्ट आपने पहले किया है। देखो, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं, ये कंसेप्ट मैंने आपको कराया ना, जब दो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाती हैं तो उनकी साइड्स का जो रेशियो होता है, मान लो सिमिलर ट्रायंगल्स की साइड का रेशियो है 2:3, तो मैंने आपको क्या बताया कि उनके एरियाज का क्या रेशियो होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर 4:9। ऐसे ही बताया ना, क्योंकि साइड जो होती है वो एक डायमेंशन में होती है, सिर्फ लेंथ होती है, साइड की लेंथ की बात कर रहे हैं, और एरिया 2 डायमेंशन में होता है 2D, इसीलिए इसको मेंसुरेशन 2D बोल रहे हैं जब एरिया की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो और इसके साथ मैंने आपको और क्या चीज़ें बताई थी वो याद करो जरा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और उनकी साइड का रेशियो 2:3 है, तो मैंने क्या बताया था कि उनके पेरीमीटर का रेशियो भी 2:3 होएगा। पेरीमीटर भी तो लेंथ ही होती है, लेंथ का सम। उनकी एल्टीट्यूड की लेंथ का रेशियो भी 2:3 होएगा, इसकी एल्टीट्यूड और इसकी एल्टीट्यूड। उनकी जो मीडियन है उनकी लेंथ का रेशियो भी 2:3 होएगा, ये मैंने बताया था ना आपको। ये सारी चीज़ें याद हैं, प्लेन के अंदर बताई थी, प्लेन ज्योमेट्री, उड़ने वाले प्लेन में नहीं। अब देखो, लेकिन जो स्क्वायर है ना, ट्रायंगल्स को तो आपको सिमिलर प्रूव करना पड़ता था कि ये ट्रायंगल सिमिलर हैं और इनका ये रेशियो है। लेकिन दुनिया के सारे स्क्वायर सिमिलर हैं, क्योंकि सारे स्क्वायर, जो स्क्वायर होता ही वो है जिसका एंगल 90 डिग्री का हो। तो दुनिया के सारे स्क्वायर सिमिलर हैं, तो दुनिया के किसी भी दो स्क्वायर के बीच में रेशियोज क्या होते हैं। देखो, अगर दो स्क्वायर हैं, उनकी जो साइड्स हैं उनका रेशियो 2:3 है, तो देखो ये 1 डायमेंशन में है, तो उनके डायगोनल की लेंथ, तो अगर इसकी साइड 2 है तो इसका डायगोनल 2√2 हो जाएगा। डायगोनल √2 टाइम्स होता है साइड का, और इसका डायगोनल जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3√2। तो कुल मिलाकर रेशियो क्या आया, √2 से √2 कट गया, रेशियो तो वही आया ना 2:3। तो अगर दो स्क्वायर्स की साइड का रेशियो 2:3 है तो उनके डायगोनल का रेशियो भी 2:3 होएगा, उनके पेरीमीटर का रेशियो भी 2:3 होएगा। लेकिन अब तक हम बात कर रहे थे एक डायमेंशन में, लेकिन उन दोनों के एरियाज का, क्षेत्रफल का जो रेशियो होएगा दोनों स्क्वायर का, वो होएगा जो भी ये साइड का रेशियो है या डायगोनल का रेशियो है। चाहे एग्जामिनर आपको साइड का रेशियो बताए या डायगोनल का बताए या पेरीमीटर का बताए, बात एक ही है। अगर एग्जामिनर आपको ये बोले कि दो स्क्वायर्स की साइड जो है वो 2:3 रेशियो में है और एरिया का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे 4:9, 2 और 3 का स्क्वायर। और अगर एग्जामिनर आपको ये बोले कि दो स्क्वायर्स का पेरीमीटर जो है वो 3:5 रेशियो में है, पेरीमीटर, तो अगर पेरीमीटर 3:5 रेशियो में तो साइड भी 3:5 रेशियो में है, तो भी एरिया का रेशियो 9:25। आप डायरेक्टली ऐसे कर दोगे, साइड निकालने की जरूरत नहीं है, साइड का भी यही रेशियो है। समझ में आ गई बात। तो मतलब अगर इन तीनों का रेशियो आपको गिवन है तो उसका स्क्वायर करने से हमें दोनों जो स्क्वायर हैं उनके एरिया का रेशियो मिलेगा। और अगर हमें एरिया का रेशियो गिवन है कि भाई दो स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का रेशियो 16:25 है, तो उसका स्क्वायर रूट करने से 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5 करने से हमें इन तीनों चीज़ों का रेशियो मिल जाएगा। तो एक तो ये सिस्टम है, और दूसरा सिस्टम क्या है ये और देख लो जरा। दूसरा सिस्टम ये है, अगर कोई आपको ये बोले कि एक स्क्वायर है, उसकी साइड को, एक स्क्वायर है उसकी साइड को हमने 2 गुना कर दिया, तो साइड को 2 गुना कर दिया तो उसका एरिया कितने गुना हो जाएगा पता है, 4 गुना हो जाएगा। साइड 2 गुना की तो एरिया हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना। तो साइड, डायगोनल और पेरीमीटर, ये तीनों चीजें बताई थी ना। साइड, डायगोनल और पेरीमीटर को जितने भी गुना करोगे आप, एरिया जो है उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा। सीधी सी बात है, अगर कोई स्क्वायर है उसके डायगोनल को आपने 5 गुना कर दिया लेंथ में, स्क्वायर को बढ़ाकर, तो जो नया स्क्वायर बनेगा उसका एरिया जो हो 25 गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो चलिए अभी अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बताओ, ये सारे मेंटली करने के हैं, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। बताओ जरा, इफ द डायगोनल्स ऑफ 2 स्क्वायर आर इन रेशियो 2:5,
ठीक है, डायगोनल इस रेशियो में है, तो एरिया का क्या रेशियो होएगा, मैंने क्या बताया था कि डायगोनल, पेरीमीटर और साइड तीनों का जो रेशियो है वो बराबर होता है, और एरिया का रेशियो इनके रेशियो का स्क्वायर होता है। तो 2 और 5 का स्क्वायर 4:25। ठीक है, ये बताओ जरा, इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज इक्वल टू दिस, एरिया का ये रेशियो है तो उनके पेरीमीटर का रेशियो, तो चाहे पेरीमीटर हो या डायगोनल हो या साइड हो, बात एक ही है, ये वन डायमेंशनल चीज़ें हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कर दो, ये 15 और इसका स्क्वायर रूट कर दो 16, तो इनके पेरीमीटर का रेशियो क्या आएगा 15:16, इनके डायगोनल का रेशियो क्या आएगा 15:16, साइड का रेशियो क्या आएगा 15:16। समझ में आ गई बात? तो अब ये बताओ जरा, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2। ठीक है, एक स्क्वायर है, इसका डायगोनल जो है वो 4√2 है। ठीक है, द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है और एक और स्क्वायर है, हुज एरिया इज डबल, तो यहाँ पर एरिया का क्या रेशियो है, एरिया उसका डबल है 1:2। ठीक है, एरिया 2 गुना है, तो डायगोनल कितने गुना होगा, मैंने क्या बताया था, एरिया जो है वो स्क्वायर गुना होता है, तो स्क्वायर कर दो दोनों चीज़ों का स्क्वायर रूट, तो डायगोनल कितने गुना होगा, डायगोनल होगा √2। अगर इस दूसरे वाले स्क्वायर का एरिया 2 गुना है पहले वाले के कंपैरिजन में, तो इसका जो डायगोनल है वो पहले वाले के कंपैरिजन में सिर्फ √2 गुना होएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, पहले वाले का डायगोनल दे रखा है ना 4√2, उसका एरिया डबल हुआ है तो डायगोनल √2 टाइम है, तो बस पहले वाले का डायगोनल 4√2 है तो दूसरे वाले का डायगोनल √2 टाइम है, 4√2 इंटू √2 यानी कि 8 है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4। समझ में आ गई बात? ये सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, कई बार बिना वजह स्टूडेंट जो है इनमें टाइम लगा देते हैं। ये अभी आपको लग रहा होगा कि इनमें क्यों टाइम लगाएंगे, मे बी, लेकिन क्या होता है जब यही चीज़ें एक दूसरे क्वेश्चन के अंदर इम्बाइब्ड होती हैं तो तब स्टूडेंट इनको यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो ये ज़रूरी है, ये चीज़ें आपको याद करनी और ये रिवाइज करनी। छोटी छोटी चीज़ों को महत्व नहीं देते हैं स्टूडेंट, कई बार इसीलिए भी मार खाते हैं, तो बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर ये बोलता द डायगोनल ऑफ अनदर स्क्वायर हुज एरिया इज 4 गुना, जिसका एरिया 4 गुना है पहले वाले से, तो आप क्या बताते? मान लो एरिया जो है दूसरे वाले स्क्वायर का वो पहले वाले से 4 गुना होता, तो आपने क्या देखना है कि एरिया अगर 4 गुना है तो 4 का स्क्वायर करो तो डायगोनल 2 गुना होगा, 4 का स्क्वायर रूट करेंगे, है ना। तो अगर पहले वाले का डायगोनल 4√2 है तो दूसरे का डायगोनल 8√2 हो जाएगा उस केस के अंदर। ठीक है भाई, अब ये बताओ भाई जरा, और मेंटली बताना ही आपने, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर ए इज a+b। ठीक है, एक स्क्वायर है उसका डायगोनल a+b है, द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 8 टाइम्स द एरिया ऑफ स्क्वायर ए। तो हमारे पास स्क्वायर ए है और एक दूसरा स्क्वायर है, ठीक है, तो इनका जो एरिया का रेशियो है वो क्या है 1:8, दूसरे वाले का जो एरिया है वो इससे 8 गुना है। तो अगर एरिया का ये रेशियो है तो डायगोनल का क्या रेशियो होगा, मैंने क्या बताया था, डायगोनल का, साइड का और पेरीमीटर का रेशियो, जो भी एरिया का रेशियो होता है उसका अंडर रूट होता है। ठीक है, तो अंडर√8 को आप क्या लिख सकते हो, 2√2। समझ में आ गई बात? तो इनके डायगोनल का क्या रेशियो होएगा 1:2√2। अगर पहले वाले का डायगोनल 1 है तो दूसरे वाले का 2√2 होएगा, और यहाँ पर पहले वाले का डायगोनल क्या है a+b, तो दूसरे वाले का डायगोनल क्या होएगा 2√2 इंटू a+b, यानी कि यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। और ये हमें देख कर पता होना चाहिए कि भाई एरिया 8 गुना है तो मन ही मन में 8 का अंडर रूट किया 2√2, तो डायगोनल 2√2 गुना होगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ये बताओ अब जरा, द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर टू दैट ऑफ द स्क्वायर ड्रॉन ऑन इट्स डायगोनल। देखो क्या बोला है, ये हमारे पास एक स्क्वायर है और एक और स्क्वायर है जो इसके डायगोनल पर ड्रॉ किया गया है। इन दोनों स्क्वायर्स के एरिया का रेशियो बताना है, काले वाले के और लाल वाले के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही आपने बता देना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर स्क्वायर की साइड ए है तो उसका डायगोनल √2a है, यानी कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो उसकी साइड का √2 टाइम्स होता है। और यहाँ पर हमारे सामने जो दो स्क्वायर हैं, एक लाल वाला स्क्वायर और एक काले वाला स्क्वायर, तो उसमें आप क्या देख रहे हो कि एक रेड है एक ब्लैक है।
कि रेड वाले के कंपैरिजन में जो ब्लैक वाला स्क्वायर है उसकी साइड, क्योंकि इसका जो डायगोनल है, लाल वाले का जो डायगोनल है वो उसकी साइड है, तो लाल वाले और काले वाले इन दोनों की साइड में क्या रेशियो है, उसकी साइड कितने गुना है, आप देखोगे कि उसकी साइड √2 गुना है। डायगोनल √2 गुना होता है ना साइड से, तो अगर उसकी साइड √2 गुना है तो उसका एरिया कितने गुना होगा, साइड का रेशियो 1:√2 है, तो एरिया का रेशियो 1:2 होएगा, तो उसका एरिया 2 गुना होएगा, एरिया का रेशियो 1:2 होएगा। ये हमें देखते ही पता होना चाहिए कि भाई डायगोनल पर बनाया है, यानी कि साइड तो भाई √2 टाइम हो गई, तो इसका मतलब एरिया √2 का स्क्वायर 2, तो एरिया 2 गुना हो जाएगा, तो एरिया का रेशियो 1:2 होएगा। ठीक है। और अब हम करते हैं भाई स्क्वायर्स इंस्क्राइब्ड इन एनी फिगर, किसी भी फिगर के अंदर अगर स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया हो, इनका कोई मतलब कि स्पेशल तरीका नहीं है कि भाई एक तरीका ही लग जाएगा इन सारे क्वेश्चन में, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन कई बार ये क्वेश्चन आते हैं तो वो करते हैं जरा। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, पता लगेगा, कहीं पर भी स्क्वायर घुसा दिखेगा तो आप डरोगे नहीं बिना वजह। अब ये देखो, ट्राई करो एक बार। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, और आप इसको ऐसे भी मान सकते हो, देखो किसी भी फिगर के अंदर अगर स्क्वायर रखा हुआ है तो ऐसे छोटा सा तो रखेंगे नहीं, ऐसे छोटा सा रख भी सकते हैं, लेकिन अगर पूरा बड़ा रखा है, अगर पूरा बड़ा रखा है तो वो उसके अंदर जो मैक्सिमम पॉसिबल स्क्वायर आ सकता है वही है। तो कभी कभी एग्जामिनर ये भी बोलता है कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, अधिकतम संभव क्षेत्रफल वाला एक स्क्वायर रखा है और उसका आपने एरिया बताना है या कुछ भी बताना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। इन द एडजॉइनिंग फिगर PQRS इज ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, ठीक है, यानी कि बड़ा से बड़ा इसका साइज है जो इसके अंदर हो सकता है, तो मैक्सिमम पॉसिबल एरिया वालों से डरिएगा मत आगे से। विच इज सर्कमस्क्राइब्ड बाय द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के अंदर है, पॉइंट्स R and S लाई ऑन द डायमीटर AB, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इफ रेडियस ऑफ द सर्कल इज R, और जनरली इन क्वेश्चंस के अंदर 95% इन क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होता है, पाइथागोरस लगाना होता है, इसलिए ऐसे ऐसे कई क्वेश्चन हमने प्लेन ज्योमेट्री में पाइथागोरस के अंडर भी किए हैं, और आज एक बार जाके उनको देख लीजिएगा अभी। ठीक है, पाइथागोरस वाले स्पेशली जो अपनी PDF के अंदर देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाला लेक्चर देखने के बाद ये अभी नोटबुक पर लिख लो कि ये आपने करना है, ये जरूरी है बहुत। हाँ, तो अब देखो भाई, जो इसका रेडियस है वो R है, तो यहाँ पर आपको ऐसी कोई ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर आपको रेडियस और स्क्वायर की साइड में एक राइट एंगल ट्रायंगल मिले, ताकि आप पाइथागोरस लगा पाओ। तो यहाँ पर तो आपको सिंपली मिल जाएगी, और कभी कभी यही ढूंढनी मुश्किल हो जाती है। ये देखो, ये क्या है, CQ, ये है रेडियस, और ये हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिल गई, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखनी थी, और स्क्वायर की साइड को मैंने क्या मान लिया, A। तो अगर स्क्वायर की साइड A है तो ये पूरा क्या होएगा, A, ये पूरा क्या होएगा, A, और ये पूरा क्या होएगा, A। ठीक है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, CR, ये हो जाएगा A/2, और इसी कारण कभी कभी स्क्वायर की साइड हमने 2A माननी पड़ती है। समझ में आ गई बात, ताकि बिना वजह फ्रैक्शंस में ना जाएं। फ्रैक्शंस में जाने से कोई ऐसा नहीं है कि भाई क्वेश्चन नहीं निकलेगा, निकलेगा, बिना वजह फ्रैक्शन में क्यों जाएं। तो CR की वैल्यू A हो गई, स्क्वायर की साइड को मैंने 2A मान लिया। तो अब देखो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस लगाना है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी कि R² इज इक्वल टू 2A² यानी कि 4A² प्लस A का स्क्वायर यानी कि A का स्क्वायर, यानी कि R² इज इक्वल टू 5A²। तो इस 5 को उस साइड भेज दो, R²/5, तो A² की वैल्यू आ गई R²/5। और हमने क्या निकालना था, हमने निकालना था व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो ये मत सोचना कि भाई स्क्वायर की साइड A है और A का स्क्वायर आ गया, नहीं, स्क्वायर की साइड 2A मान रखी है। इस केस में ये भी रिस्क होता है कभी कभी गलत ऑप्शन टिक करने का। ठीक है, अगर स्क्वायर की साइड 2A है तो एरिया 4A² होएगा, तो दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करो, 4A² है एरिया, तो आंसर क्या है, 4/5R²। तो यहाँ पर आंसर आ गया ऑप्शन B। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये वाला है। एक बार ये वाला देखो, इन द एडजॉइनिंग फिगर ए क्वाड्रेंट इंस्क्राइब्स ए स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल एरिया। ठीक है, क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट होता है भी अपने सर्कल का चौथा हिस्सा, वृत्त का चौथा हिस्सा, चतुर्थांश एक वृत्त का, और यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है क्वाड्रेंट, क्योंकि जो अपना सर्कल है वो पूरा 360 डिग्री बनाता है, तो ये 90 डिग्री बनाता है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल बी R, सर्कल का रेडियस R है, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया निकालना है।
तो फिर से हमें कोई ऐसी राइट एंगल ट्रायंगल देखनी पड़ेगी जिसके अंदर रेडियस भी आए और स्क्वायर की साइड भी आए। ठीक है, तो देखो भाई ये भी आपको सिंपली मिल गई, ये बहुत सिंपली मिल गई। तो सी आर जो है ये रेडियस है और स्क्वायर की साइड को मैंने ए मान लिया, तो सी क्यू क्या है ए और आर क्यू क्या है, आर क्यू भी है ए। और आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो सी आर है ये इस स्क्वायर का डायगोनल भी है। तो इस डायगोनल को, डायगोनल क्या होता है अगर साइड ए हो तो डायगोनल होता है √2a, स्क्वायर का डायगोनल साइड का। तो इसका मतलब रेडियस इज इक्वल टू √2a। जिस चीज़ को हम रेडियस बोलते हैं वही √2a है। तो रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट इज इक्वल टू √2a। और एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। तो भाई वो क्या होएगा, इस √2 को उस साइड भेज दो, a इज इक्वल टू आर बाई √2, वर्ग का क्षेत्रफल होएगा a स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, यानी कि यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? तो भाई एसएससी सीजीएल में 2015 में टियर 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये बताओ जरा एक बार। यहाँ पर स्क्वायर को घुमा दिया गया पिछले क्वेश्चन के कंपैरिजन में। और अगर अब तक आपने ये निकाला नहीं है, अब तक ट्राई कर लिया, तो आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ मेरे भाई। अब तक हम क्या करते आए हैं, एक ऐसी ट्रायंगल ढूंढ रहे हैं जहां पर हमें क्या मिल जाएगा, जहां पर रेडियस का और स्क्वायर की साइड का कॉम्बो हमें मिल जाए किसी न किसी तरह। ठीक है, इसमें वही काम 2 स्टेप्स में हो रहा है, ये भी हिंट दे दी। तो ट्राई करो भाई, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, ट्राई करो। अब उम्मीद करता हूँ कि मेरी बातें मान के खूब ट्राई किया होगा। अब देखो, सबसे पहले हो सकता है आपके दिमाग में ऐसे स्ट्राइक किया हो कि भाई ट्रायंगल बना लेते हैं ये वाली। ठीक है, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ ये तो रेडियस है, ये 90 डिग्री भी बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये कोई सेंस नहीं बना रहा। ठीक है, ये क्या है, ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा, है ना। तो थोड़ी सी ट्राई के बाद आपको क्या पता लगेगा। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और उसकी बातों को फॉलो करते हैं। ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वार्टर सर्कल इन सच ए मैनर दैट 2 ऑफ इट्स एडजेसेंट वर्टिसेस लाई, जो इसके एडजेसेंट वर्टिसेस हैं ये लाई ऑन द 2 रेडियाई, ये जो शीर्ष हैं ये 2 त्रिज्याओं पर लेटे हैं, 2 रेडियस पर लेटे हैं। एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ये जो वर्टिसेस हैं ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अगर ये वाला ए है तो ये वाला भी ए है। समझ में आ गई बात, सिमेट्रिकल है ये। देन वाइल द अदर 2 वर्टिसेस लाई ऑन द सर्कुलर आर्क, बाकी जो वर्टिसेस हैं वो सर्कुलर आर्क पर हैं। इफ द स्क्वायर हैज साइड्स ऑफ लेंथ x, अगर स्क्वायर की साइड जो है वो x लेंथ की है, ये भी x है, ये भी x है, चारों x है ना। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस बताओ। और अगर सर्कल का रेडियस पूछ लिया है तो कभी कभी पाई आर स्क्वायर भी पूछ लेते हैं, सर्कल का एरिया भी पूछ लेते हैं। और यहाँ पर आंसर पाई आर स्क्वायर नहीं होता, यहाँ पर 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है। ये क्वाड्रेंट का एरिया पूछते अगर पूछते तो। ठीक है, तो चलिए भाई अब करते हैं। तो देखो ध्यान से, एक चीज़ तो ये क्लियर है, देखो कि भाई बिकॉज ये दोनों चीज़ें, ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर हैं, उसने इक्वल डिस्टेंस बोला है, तो ये 90 डिग्री का है ना, क्वाड्रेंट है। तो ये एंगल भी 45, ये एंगल भी 45, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड। तो अगर ये वाली साइड x है तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, x√2। वो वाली ट्रायंगल याद है, 45 45 और 90, 1 1 √2। 90 के सामने वाली साइड जो है वो √2 गुना होती है। और यहाँ पर हमें 90 के सामने वाली साइड पता है, ये 90 के सामने वाली साइड x है, तो ये जो बाकी साइड्स हैं ये क्या हो जाएंगी, x/√2 x/√2। ये चीज़ क्लियर है। अब आपको एक ट्रायंगल ढूंढनी पड़ेगी, एक ऐसी ट्रायंगल जिसके अंदर ये x/√2 हो जाए एटलीस्ट। देखो x वाली ट्रायंगल तो हमें नहीं मिली। अब देखो, अगर आप स्क्वायर का डायगोनल मिला दोगे तो ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। लेकिन ये 90 डिग्री का एंगल क्यों बनाएगा, ये भी डाउट आ सकता है मन में। तो देखो ध्यान से, ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल थी, तो ये वाला एंगल तो हमें पता है 45 है, ये तो पता है ना, दोनों साइड इक्वल थी। क्योंकि ये 90 है तो ये 45 45 होंगे। और बाकी स्क्वायर का जो एंगल होता है वो 90 का होता है और डायगोनल उसे 2 बराबर हिस्सों में बांटता है, 45 45। तो ये जो एंगल है ना मेरे भाई, यहाँ पर ये जो एंगल है ये 90 का बना है ये। और अब आप इसको यहाँ से मिलाओगे। अब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल मिली है इसके अंदर वो सारी चीज़ें हो गई हैं जो हमें चाहिए थी। यहाँ पर ये जो लाइन है ए बी, ये जो ए बी है ये तो है स्क्वायर का डायगोनल। अगर स्क्वायर की साइड x है तो ये हो जाएगी √2x। ठीक है, √2 टाइम्स होती है।
और जो ए सी है वो है रेडियस सर्कल का, और नीचे जो सी बी है वो है x/√2। तो चलिए अब सब कुछ मिल गया, तो पाइथागोरस लगा दूं। तो भाई हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने, जो कर्ण है वो है r, तो r² इज इक्वल टू √2x का स्क्वायर यानी कि 2x² प्लस x/√2 का स्क्वायर यानी कि x²/2। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 5/2x² इज इक्वल टू r²। और उन्होंने पूछा क्या है, उन्होंने पूछा है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो सर्कल का रेडियस, तो भाई रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू 5/2x² है, तो अंडर रूट कर दो, तो क्या आ जाएगा √5/2x। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है। तो अब आप क्या करोगे, ये जो क्वेश्चन है ना, ये कभी कभी भूलने के चांसेस भी होते हैं इस तरह के क्वेश्चंस, तो बिना वजह आपने डरना नहीं है, एक बार ध्यान से इसे देख लो और 2-3 बार निकाल लो इसे, अभी बता रहा हूँ फायदा में रहोगे। हाँ, अब आपके सामने जो 2 क्वेश्चन आपने क्या करना है, आपने स्क्वायर्स का एरिया निकालना है इनके अंदर, ठीक है, इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो उम्मीद करता हूँ आपने ट्राई किया होगा। तो देखो भाई, यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो अगर सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये देखो रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा 10 + 10 20। और ये जो डायमीटर है ये स्क्वायर के केस में क्या बन गया, स्क्वायर के केस में डायगोनल बन गया। और डायगोनल और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 20 का स्क्वायर, यानी कि आंसर हो गया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये काफ़ी सिंपल था, अगर सर्कल के अंदर पूरा स्क्वायर आता है तो काफ़ी सिंपल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके अंदर स्क्वायर आया हुआ है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। और आपको प्लेन ज्योमेट्री के अंदर मैंने राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी एक स्क्वायर इंस्क्राइब करके दिखाया था। प्लेन ज्योमेट्री में सिमिलरिटी में आपको मिलेगा अगर एग्जैक्टली वो क्वेश्चन ढूंढना है तो, ठीक है। अब देखो ये करते हैं। तो भाई बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ये स्क्वायर है, तो सबसे पहले ये जो साइड है, स्क्वायर की अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, तो ये जो साइड है और ये जो साइड है ये दोनों पैरेलल हैं। इसका मतलब बेस के पैरेलल अगर कोई लाइन खींची गई है तो ये छोटी वाली ट्रायंगल और बड़ी वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गई, जी हाँ, समरूप हो गई। और बड़ी वाली ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो ये छोटी वाली भी इक्विलेटरल होगी, ठीक है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हमें कोई राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढनी है, मैक्सिमम इनमें पाइथागोरस लगता है, मैक्सिमम 95% आप बोल सकते हो, 99 भी बोल दो। अब देखो यहाँ पर मुझे एक ट्रायंगल मिल गई है, आप खुद भी कई ट्रायंगल बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये है बनी बनाई। अब देखो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी सारी साइड्स की लेंथ है 6 6 6, ठीक है, इसकी सारी साइड्स की लेंथ है 6 6 6। तो स्क्वायर की साइड को मैंने मान लिया जी ए, यहाँ से यहाँ तक ए। अब देखो मुझे ये तो मिल गई, जो राइट एंगल ट्रायंगल मैंने डेजिग्नेट की थी उसके अंदर ये वाली साइड तो मुझे मिल गई, ये स्क्वायर की साइड है, ये है ए। लेकिन ये वाली साइड और ये वाली साइड और निकालनी है, तभी मैं पाइथागोरस थ्योरम निकाल पाऊंगा। अब देखो अगर ये 6 है और एग्जैक्टली इसको मैं ऐसे बीच में बांटूं तो ये 3 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सिमेट्री है, ठीक है। तो ये वाली साइड कितनी हो जाएगी, ये वाली साइड हो जाएगी a/2। इसी कारण स्क्वायर की साइड जब भी आपको ऐसे बांटनी पड़े, ये मैं बार बार जानबूझ के ऐसे गलत ले रहा हूं ताकि मतलब आपको स्ट्राइक हो, सीधा बताऊंगा तो याद नहीं रहता स्टूडेंट को, है। तो अब ये वाला जो टुकड़ा है ये a हो जाएगा, ठीक है। और यहां से यहां तक क्या है, यहां से यहां तक है 3, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन हो जाएगा 3 - a। जो ट्रायंगल हमें चाहिए उसकी ये वाली साइड हो गई 3 - a, ये वाली साइड हो गई 2a। अब बस ये वाली साइड और चाहिए। तो थोड़ी देर पहले मैं क्या बोल रहा था कि ऊपर वाली ट्रायंगल और ये बड़ी वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। स्क्वायर की साइड क्या है, स्क्वायर की साइड है 2a, तो ऊपर वाली ये जो ट्रायंगल है ये भी इक्विलेटरल है भाई, सिमिलर है। तो इसकी तीनों साइड 2a 2a होंगी। तो अगर ये पूरी साइड 6 है और उसमें से ये वाली साइड 2a है यहाँ तक, तो ये बाकी बच गया, ये क्या होएगा, ये होएगा 6 - 2a। तो ट्रायंगल की तीनों साइड्स मिल गई। तो अब खुशियां मनाई जाए भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाया जाए। तो देखो ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मैं कर रहा हूँ 2a का स्क्वायर यानी कि 4a² प्लस 3 - a का स्क्वायर यानी कि 9 + a² - 6a, a - b का होल स्क्वायर लगाया, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर भी a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36 + 4a² - 6 दूनी 12 दूनी 24a। तो दोनों तरफ से 4a² और 4a² गया। तो अब आप क्या करोगे, 24a को उस साइड ले जाओ, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इस साइड हो जाएगा a²
24 पॉजिटिव गया, 24 में से 6 गए, प्लस 18a, 36 उस साइड जाकर नेगेटिव होएगा और यहाँ पर एक पॉजिटिव का 9 है, तो यानी कि माइनस का 27 इज इक्वल टू 0। ठीक है। और जब अब आप ये भाई क्वाड्रेटिक बन गई ना, अब जब आप इसको तोड़ने की कोशिश करोगे कि दो ऐसे नंबर जिनका प्रोडक्ट तो हो -27, इक्वेशन के अंदर मैंने आपको बताया है, और सम हो -18, इसके साइन को बदलते हैं सम ऑफ रूट्स के लिए, तो आप इसको नहीं तोड़ पाओगे क्योंकि इरेशनल रूट्स हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा -b प्लस माइनस। तो वही लगाएं एक बार, तो देखो भाई -18 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर 324 माइनस 4ac, मतलब 4 इंटू 1 इंटू -27, तो माइनस माइनस प्लस, और 4 इंटू 27, 27 का डबल 54, 54 का डबल 108, डिवाइडेड बाय 2a, 2 इंटू 1 2। अब एक मेरे को बात बताओ, यहाँ पर दो रूट्स आ सकती हैं, a की दो वैल्यू हो सकती हैं, एक तो होगी -18 और माइनस ये वाली चीज़। क्या कभी भी किसी भी चीज़ की लेंथ नेगेटिव में आ सकती है? नहीं आएगी ना। अगर ये दोनों नेगेटिव होगी तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस वाले केस को हटाओ, यहाँ पर सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, प्लस वाला। अब इसको सोल्व करते हैं। अब इस अंडर रूट के अंदर में क्या है, 300 और 1 400, 24 और 8 32, तो इसके अंदर है 432। 432 को तोड़ते हैं भाई, 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 5 40, 800 के 32, ये जो 54 है ये होता है 27 इंटू 2। तो भाई देखो 8 दूनी 16, जब 16 अंडर रूट के बाहर जाएगा तो बन जाएगा 4, तो ये 16 तो गया। और ये 27 क्या होता है, 9 3 27, जब 9 अंडर रूट के बाहर जाएगा तो बन जाएगा 3, तो अंदर सिर्फ 3 रह गया। क्लियर है। और बाहर यहाँ पर क्या आ गया, 4 3 12, तो अब आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 में 18, 2 6 12, तो यहाँ पर आपको स्क्वायर की साइड मिल गई। लेकिन हमें स्क्वायर की साइड नहीं निकालनी थी, हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर। तो भाई साइड का स्क्वायर करना पड़ेगा, कहाँ भाग के जा रहे हो। तो देखो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका डायरेक्टली स्क्वायर करने से पहले इसमें अगर कुछ कॉमन है तो वो निकाल लो, क्योंकि जो चीज़ कॉमन है बिना वजह उसका स्क्वायर कर करके कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाएं। यहाँ पर 3 कॉमन दिख रहा है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। और अगर हो सके तो आप 3√3 भी निकाल सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो अगर मैं 3 कॉमन निकालूंगा तो यहाँ पर बचेगा -3, यहाँ पर बचेगा +2√3, तो आपको इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, अगर मैं 3√3 कॉमन निकाल लूँगा यहाँ से, तो यहाँ पे बचेगा √3 और आगे क्या बचेगा, माइनस का √3, आगे बचेगा 2। 3√3 निकाल रहे हैं ना, 3 यहाँ से निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, √3 यहाँ से, तो जितना भी मैक्सिमम हो उसके कॉमन निकाल लो। अब इसका स्क्वायर कर दो, तो बाहर 3 का स्क्वायर आ गया जी 9, और अंदर इस ब्रैकेट वाले के ऊपर वही लगाना पड़ेगा a + b वाला। तो भाई इसका स्क्वायर आएगा 9 प्लस इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2 दूनी 4 3 12, तो 9 और 12 21 माइनस 2ab, 3 दूनी 6 दूनी 12√3। क्लियर है, 21 माइनस 12√3, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको जिस भी फॉर्म में एग्जामिनर देगा हम टिक कर देंगे। तो भाई अब मैं आपको मिलता हूँ अगले कंसेप्ट लेक्चर में, उसमें हम रेक्टेंगल करेंगे।